मेरा टॉपिक है यूनिट नंबर 7 से उत्तराखंड चिकित्सा समाज कार्य से। ठीक है, आज मैंने आप सभी के लिए एक वीडियो बनाया था 30 मिनट की, और शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, उसकी पीडीएफ मैं अभी आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है, ग्रुप में आपके। तो आप लोग उस सभी क्लासेस को जो मैं पर डे अपलोड कर रहा हूँ वीडियो पे, जो भी लिंक आपके ग्रुप में जा रहा है उसको आप जरूर देखें, अवश्य देखें आप सभी लोग। ठीक है, तो आज का जो मेरा टॉपिक है यूनिट नंबर 7 से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर परिचर्चा मैं करूंगा आप सभी लोगों से। प्रश्न हमारे सामने यह है कि मरीज को कार और लिफ्ट में जाने से भी डर लगता है। तो एक बार जरा मुझे इन्फॉर्म करें, बताएं आप सभी लोग कि क्या इसका सही जवाब होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। यहां पे मैंने कल आप लोगों से गलत बता दिया था। एवियोफोबिया है, ये नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर इसके बारे में बात अगर मैं करूं तो ये एक ऐसी फोबिया है जिसमें शख्स को हवाई जहाज से उड़ने से डर लगता है ना, हवाई जहाज से उड़ने का डर लगता है, वो कहीं ना कहीं एवियोफोबिया को रिलेट करता है। ठीक है, ठीक है। लेकिन कार से और लिफ्ट में जाने से अगर डर लगता है किसी व्यक्ति को तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लाउस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यही करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। एक्रोफोबिया के बारे में अगर मैं परिचर्चा आप लोगों से करूं तो आप भली भांति तरीके से जानते हैं कि ये ऊंचाई से डर लगने की बात करता है। और अगर मैं डेंटोफोबिया के बारे में बात करूं तो डेंटोफोबिया के जो मरीज होते हैं, मतलब मरीज को दांतों के डॉक्टर से, यानी डॉक्टर से दांतों के इलाज की प्रक्रिया में डर लगता है, डॉक्टर से इलाज की प्रक्रिया में डर लगता है, उसको डेंटोफोबिया कहा जाता है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शायद सभी लोगों ने समझ गए होंगे चार ऑप्शनों के बारे में। ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों से क्वेश्चन करवा चुका हूं, ठीक है ना। प्रश्न हमारे सामने ये है कि लोगों को रात के वक्त या अंधेरे में डर लगता है, तो ये डर ज़्यादातर बचपन में शुरू हो जाता है, लेकिन जब ये डर हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तब ये फोबिया बन जाता है। ये कौन सी फोबिया बन जाती है, ज़रा मुझे आप लोग बताएं। यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके सामने, निक्टोफोबिया, साइनोफोबिया और अर्चनोफोबिया, और एक है उपर्युक्त सभी। कहने का तात्पर्य आप बताएं जरा। बी, साइनोफोबिया। साइनोफोबिया, साइनोफोबिया अगर हम बात करते हैं तो कुत्तों से डर लगने की बात करता है। किससे डर लगने की बात करता है? कुत्तों से डर लगने की बात करता है। देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि अंधेरे से डर लगने की बात हो रही है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन नंबर सी में जो है अर्चनोफोबिया लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि इंसान को मकड़ियों, जिसको स्पाइडर बोलते हो आप लोग, स्पाइडर से जब डर लगता है तब उसको हम बोलते हैं। ठीक है, और अब हमारे सामने आया है निक्टोफोबिया। तो इसका सही जवाब होता है, इस फोबिया को लोगों को रात के वक्त में अंधेरे से डर लगता है, और डर ज़्यादातर बचपन से ही शुरू होता है, लेकिन जब ये डर हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तब ये फोबिया बन जाता है निक्टोफोबिया। म्यूट हो जाइए, आवाज़ आ रही है आपके यहाँ से बैकग्राउंड। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही माना जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा शायद आप लोगों को। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न कभी कभी बनकर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और है आपके सामने। क्वेश्चन ये है कि सामाजिक ढाल की बात कर रहा है ना, प्रश्न अच्छा है। ठीक है, फोबिया से संबंधित जितने भी प्रश्न थे मैंने करवा दिए हैं, इससे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे आप लोगों से, है ना। ध्यान रखिए, यहाँ अगर मैं बात कर रहा हूँ जो है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है ढाल, एक प्रकार से सोशल ढाल, है ना। तो सामाजिक ढाल जो विभिन्न सामाजिक आर्थिक वर्गों के बीच में रुग्णता, रुग्णता का मतलब होता है एक प्रकार से अगर हम कहें यहाँ पे तो इलनेस हम कह सकते हैं, है ना, इलनेस को। और मृत्यु दर में असमानता को दर्शाती है, तो अक्सर डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका स्वास्थ्य ढाल, और ऑप्शन नंबर बी है आपका लिंग ढाल, जिसको हम सेक्स ढाल भी कह सकते हैं, ढाल भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी है आपका पोस्ट ढाल। ऑप्शन नंबर डी है आपका आय ढाल, जिनको इनकम बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पोस्ट कोड है एक आपका लिंग हो जाएगा, एक आपका जो है स्वास्थ्य हो जाएगा, और एक आपका जो है पोस्ट कोड या आपका आय। तो आप जना मुझे इसका सही जवाब बताएं, इसका सही ऑप्शन होना क्या चाहिए, बताइए। अच्छा, ऑप्शन आपका जो है ए की तरफ आ रहा है, चलो कोई बात नहीं।
यही आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होता है, स्वास्थ्य ढाल जो होता है सामाजिक आर्थिक वर्गों के बीच में रुग्णता और मृत्यु दर के असमानता को दर्शाती है, वही अक्सर क्या कहलाती है, स्वास्थ्य ढाल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मैं आप सबसे बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पे इसकी स्पेलिंग जो है आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए, शायद आपको अच्छे समझ में आ जाए। ग्रे या आपसे कहें ग्राइडेंट, ग्राइडेंट आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो GRADIENT इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इससे आपका क्लियर हो जाएगा। एक और प्रश्न हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये इसका मतलब है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस वर्ष पहले स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक मानवाधिकार के रूप में व्यक्त किया था? 4 ऑप्शन है। 1946 ऑप्शन ए बोलता है, ऑप्शन बी बोलता है 1952, ऑप्शन सी कहता है 1987, ऑप्शन डी कहता है 2000 यानी 2000। आप जरा मुझे बताएं इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, बताएं प्लीज बताएं। ऑप्शन अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 19, देखो यहाँ प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि आप बताना था आपको कि पहले कौन सा था। ठीक है, पहले वर्ष की बात हो रही थी। आप ध्यान रखिएगा, मैं बता देता हूं आप सभी लोगों को राइट टू हेल्थ के बारे में। तो स्वास्थ्य के अधिकार को सबसे पहले जो है WHO ने क्या किया था? WHO ने संविधान, भारतीय संविधान 1946 में व्यक्त किया था, कि जिसने कहा था कि स्वास्थ्य को एक उच्चतम मानक और आप कह लीजिए कि आनंद हर इंसान के मौलिक अधिकारों में से एक होता है। तो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों को रिप्रेजेंट करने के जो व्यक्त किया गया था वो किया गया था 1946। बहुत बच्चे कहीं हो सकता है यहाँ पे तो मैंने नहीं लिखा, लेकिन अगर मैं लिख देता 1948, ठीक है, तो बहुत बच्चे 1948 की तरफ चले जाते हैं कि भाई इसकी स्थापना तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, तो जाहिर सी बात यही होगा, लेकिन ये गलत जवाब हो जाता है फिर। लेकिन ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य दिवस एक पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है स्वास्थ्य दिवस। ठीक, तो ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आवाज कट रही सर क्या? अच्छा, मेरी आवाज़ कट रही है? अगर आवाज़ कट रही है तो एक बार आप शायद लेफ्ट हो जाएंगे तो मेरी आवाज़ स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक नाम देते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फेडरिक एंगल्स का पुस्तक था 1844 का। इन्होंने इंग्लैंड में वर्किंग क्लास की जो है वर्किंग क्लास आप कह लीजिए या वर्किंग क्लास, ये भी क्लास है वर्किंग की क्लास। ठीक है, तो उनकी एक पुस्तक थी, ठीक है, या आप ये कह लीजिए, ठीक है, कि वर्किंग की क्लास में वर्किंग क्लास की स्थिति में इन्होंने किस अंग्रेजी शहर में भयावह के एक प्रकार की ऐसी स्थिति जहां पर काम करने की स्थिति पर कामकाजी वर्ग के निवासियों के सीमित स्वास्थ्य देखभाल का विस्तृत विवरण प्रदान किया है। तो ये किसने किया है? लंदन ने किया है कि मैनचेस्टर ने किया है, लिवरपूल ने किया है, कि इनमें से कोई नहीं किया है। और नाम ध्यान रखिएगा फेडरिक, ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा फेडरिक का। फेडरिक एंजल्स की ये किताब है और मैं किताबों पर चर्चा आप सबसे कर रहा हूँ, और जब इसका नाम आएगा तो वहाँ पर मैं आप लोगों को ज़रूर इसका नाम के बारे में चर्चा करूँगा, फेडरिक एंजल्स के बारे में। तो इंग्लैंड में वर्किंग क्लास की स्थिति में इन्होंने अंग्रेजी औद्योगिक शहरों में रहने की जो स्थिति बताई थी, औद्योगिक शहरों में, ठीक है, किसमें? औद्योगिक शहरों में रहने की जो स्थिति बताया गया था वो सबसे ऊंचा और सबसे शिखर बताया गया था। और ऐसी प्रतिक्रिया अगर जब कभी आती है अपने माइंड में तो मैनचेस्टर का नाम आ जाता है ऑटोमेटिक। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट जवाब हो जाता है यहाँ पर बी वाला। ठीक है, मैनचेस्टर। ठीक है, याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हालांकि कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास, अगर कभी क्वेश्चन बनते हैं आपके सामने कि कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास की अगर पुस्तक की बात आती है तो जर्मन का एक फिलोसोफर थे, और उनका यही जर्मन का फिलोसोफर जो एंगल्स महोदय हैं, इन्हीं की किताब आई थी 1845 में। 1845 में कब? 1845 में ये किताब लाई गई थी, 1845 में। याद रखिएगा, किताब का नाम कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास, जर्मन के विद्वान फिलोसोफर फेडरिक एंजल्स का नाम आएगा। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। आगे हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण 4 नेस्टेड सिस्टम के संदर्भ में स्वास्थ्य असमानताओं को विकासात्मक प्रभाव का अवधारणा को स्पष्टीकरण करता है? म्यूट हो जाइए, आवाज आ रही है ना। प्रश्न आपके सामने है और बहुत ही सरल प्रश्न है, और आप परिचित होंगे कि आपको बताना है 4 ऐसे नेस्टेड सिस्टम के बारे में जहां पे स्वास्थ्य असमानताओं के विकासात्मक प्रभावों के एक अवधारणाओं को रिप्रेजेंट करता है। सामाजिक डार्विनवाद,
कि परिस्थिति, दूसरा परिस्थिति का प्रभाव या आप उसका दृष्टिकोण कह सकते हैं, तीसरा आपका प्रकृतिवादी का दृष्टिकोण, चौथा आप बोल सकते हो व्यवहारवादी का दृष्टिकोण। तो आप जरा मुझे जवाब बताएं, इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। ऑप्शन नंबर आपके सामने दिया गया है, बताएं थोड़ा सा। चलिए कोई बात नहीं, अगर मैं यहाँ पे आप सभी से परिचर्चा करूँ तो आप सबको भलीभांति तरीके से इसके बारे में पता भी होना चाहिए कि इसका सही जवाब जो होगा आपका परिस्थितिकी या दृष्टिकोण होगा। ठीक है, ऑप्शन में आपका यही परिस्थितिकी दृष्टिकोण, जिसको आप कहते हो इकोलॉजिकल अप्रोच। तो इकोलॉजिकल जो अप्रोच था ये बेसिकली कॉन्सेप्चुअल के आधार पर स्वास्थ्य असमानता के विकासात्मक प्रभाव की अवधारणा को बताया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे इकोलॉजिकल अप्रोच इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ परिस्थितिकीय दृष्टिकोण। ठीक है, यही सही जवाब हो जाएगा। सर मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ सर, प्रकृतिवादी क्या है? ये तो फिर ये मतलब प्रकृतिवादी किस चीज का प्रकृतिवादी मतलब? हाँ अच्छा, प्रकृतिवादी ऑप्शन नंबर आप अगर यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी के बारे में। ठीक है, वेरी गुड, आप ऐसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई भी बच्चे अगर जिसको डाउट हो किसी चीज पे आप पूछ भी सकते हैं। देखो जो प्रकृतिवादी है सत्येंद्र जी, ये बेसिकली सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये पर्यावरण से प्रभावित वास्तविकता के विचारों पर आधारित है ना, ये वास्तविकता पर। तो यहाँ पे प्रश्न ये था हमारा कि स्वास्थ्य असमानताओं के विकासात्मक प्रभावों की अवधारणा जो नेस्टेड सिस्टम था उसके दृष्टिकोण से किस बताया गया है। चार, वो कौन था? वो परिस्थितिकी दृष्टिकोण था, ना कि प्रकृतिवादी था। प्रकृतिवादी में पर्यावरण के प्रभावित वास्तविकता के बारे में विचार विमर्श किया गया था। ठीक है, पर यहाँ पे प्रकृतिवादी में, ठीक है ना, ठीक है, ये था। क्लियर हुआ? पर्यावरण को ध्यान रखें, हाँ पर्यावरण को ध्यान रखें। ठीक है, वैज्ञानिक या अनुभवजन्य विज्ञान को तरीके के माध्यम से जो करने की क्रियाविधि होता है इसको ध्यान रखें। प्रकृतिवाद के उस स्थिति का दर्शन को ध्यान रखें। ठीक है, जहां पे वो निगलेक्ट कर देती है ना। हालांकि एक थ्योरी लाई गई थी इस पे, प्रकृतिवाद की एक थ्योरी थी, सीखने पर आधारित था वो, कि जो व्यक्ति वातावरण में रहकर सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग करके, वो व्यक्ति जल्दी अर्जित कर लेता है किसी चीज को। ठीक है, ये बात बताई गई थी। तो ये प्रकृतिवादी दृष्टिकोण था। यहाँ उस चीज से नहीं, बात यहाँ था कि नेस्टेड सिस्टम था जो 4 टाइप के बताए गए थे, वो स्वास्थ्य असमानता के विकासात्मक प्रभाव की कॉन्सेप्ट करता है। तो वो कौन बताता है ऐसी बातें स्वास्थ्य असमानता के विकासात्मक प्रभाव के दौरान? तो परिस्थितिकी बोलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये बताता है। आगे बात करते हैं कि स्वास्थ्य के सामाजिक असमानताओं को समझाने में परिवार और स्कूल पड़ोस के प्रभाव को निम्नलिखित में से किस प्रणाली में वर्गीकृत किया जा सकता है? ठीक है, स्वास्थ्य को लेकर ये भी प्रश्न अच्छा है, आपके सामने है, और मैं आप सबसे इसका जवाब भी जानना चाहूँगा, और आप सब भलीभांति तरीके से इसके बारे में जो है परिचित और भी होंगे, आप सभी लोगों को है परिचित भी होंगे इसके बारे में, है ना। चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों से। इसमें काफ़ी अगर फेमस जो चीज़ें रही थी, एक था माइक्रो सिस्टम रहा था। ठीक है, तो यहाँ जब कभी स्वास्थ्य में सामाजिक असमानताओं को समझने के परिवार और स्कूल और पड़ोस के प्रभाव के बारे में बात हो रही होती है तो आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, माइक्रो सिस्टम, जहाँ व्यक्ति और उसके तत्काल वातावरण जैसे विशेष कक्षाओं के भीतर बातचीत करने वाले बच्चे से संबंधित हो, वो तुरंत आपका माइक्रो सिस्टम के अंतर्गत आ जाता है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के सामाजिक असमानता को समझने के लिए जो परिवार यहाँ पे लिख दिया, स्कूल लिख दिया, पड़ोस लिख दिया, ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर दिया आपको ऑप्शन नंबर ए को। अगर मीजो सिस्टम होता, ठीक है, मीजो सिस्टम होता तो उसमें व्यक्ति के जीवन की प्रणालियों की बात करता है। तो जब व्यक्ति के जीवन प्रणाली की बात करता, देखो यहाँ पे जीवन प्रणाली तो है ही नहीं, यहाँ पे तो सामाजिक असमानता है। जीवन प्रणाली होता, परिवार स्कूल पड़ोस होता, तो ऑप्शन आपका होता मीजो सिस्टम, ऑप्शन आपका होता मीजो सिस्टम पे। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को आप लोग बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग। ठीक है, और इन्हीं के बीच में अगर परस्पर संबंध जब शामिल हो जाता है तो ऐसे में वातावरण से जब संबंधित हो जाती है उस प्रतिक्रिया को हम लोग एक्सो सिस्टम बोल देते हैं। हम लोग क्या बोल देते हैं? एक्सो सिस्टम बोल देते हैं। एक नाम मैं बता देता हूं आप लोगों का, विद्वान का, नोट कर लीजिए कॉपी पर आपने, ब्रोफेन ब्रेनर का नाम परिस्थितिकीय मॉडल, ब्रोफेन ब्रेनर का नाम परिस्थितिकीय मॉडल। ठीक है, परिस्थितिकीय मॉडल 4 टाइप के बताए गए इन्होंने, और ये 4 टाइप यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, इसी 4 टाइप को आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसको आप लोग खासकर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, 4 क्या बोला था? परिस्थितिकी, परिस्थितिकी का एक प्रकार से आप ये कह लीजिए चरण, उसका स्टेप। ठीक है, या आप थ्योरी या सिस्टम थ्योरी कह लीजिए।
ठीक है, या सिस्टम थ्योरी कह लीजिए, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी कह लीजिए, ठीक है, परिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत कह लीजिए, ठीक है, इसके कई नाम हैं, ठीक है, कई नामों से। और वर्ष 1970 में, कब? 1970 में, वर्ष 1970 में, ठीक है, 1970 में, ठीक है, इस चीज को आप लोग खासकर ध्यान रखिएगा। तो आप लोग में से अगर किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए इन चारों में से, चार बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो आप कहें तो मैं दोबारा से रिपीट करके बता सकता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये लोग। सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। स्क्रीन कर दूं? अच्छा, एक्सप्लेन कर दूं, ओके 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 ओके, चलो बट ठीक है। देखो, एक आप देख रहे हैं माइक्रो के बारे में, तो आप माइक्रो तो देखो मैं बताता हूँ माइक्रो के में बात समझिए, इसका मतलब ये क्या होता है ना, बच्चों के तत्काल वातावरण की बात करता है, ये स्थिति कारण पे सीधे बच्चे पर बातचीत करने की बात करता है, और उन पर सबसे बड़ा प्रभाव डालने की बात करता है ये माइक्रो सिस्टम। सबसे पहला चाहे व्यक्ति हो, चाहे परिवार हो, चाहे स्कूल हो, चाहे पड़ोस हो, किसी पर भी प्रभाव डालता है, तो ये सीधा डालता है। और ऐसी कंडीशन पे आप यहाँ पर ये भी सोच सकते हैं कि भाई असामाजिकता की अगर कहीं बात, असमानता की कहीं बात हो रही है स्वास्थ्य को लेकर समाज में, तो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करेगा माइक्रो सिस्टम, ठीक है, माइक्रो सिस्टम। और दूसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मीजो सिस्टम के बारे में, तो दूसरा हमारा मेसो सिस्टम है ना, दूसरा हमारा मेसो सिस्टम है। मेसो सिस्टम किसको रिप्रेजेंट करेगा? मेसो सिस्टम किसको रिप्रेजेंट करेगा? जीवन। कहने का मतलब आपको अगर मैं बात बताऊं यहाँ पे मेसो सिस्टम के बारे में, तो एक प्रकार से ये जो बताता है आपसे कि इंटरेक्शन की बात करता है, ठीक है, परिवार और शिक्षक के बीच में, और बच्चों और साथियों के बीच में, परिवार के बीच में संबंध को रिप्रेजेंट करने की स्थिति को कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और जब ऐसी कंडीशन इंटरेक्शन की बात हो रही होती है, तो ये कहीं ना कहीं मेसो सिस्टम को रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है। और एक आपका एक्सो सिस्टम होता है। एक्सो सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ये घर पर एक बच्चे का जो अनुभव है, जो माता पिता का काम करने का अनुभव है, वो कहीं ना कहीं वातावरण को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्सो सिस्टम हो जाता है, वो आपका क्या हो जाता है? एक्सो सिस्टम हो जाता है, ठीक है। इस चीज को समझिए आप लोग। और जब कभी किसी सांस्कृतिक और समग्र आर्थिक स्थिति के बारे में किसी सामाजिक कारक को शामिल करते हैं, तो वो माइक्रो सिस्टम हो जाता है। माइक्रो, देखो एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है, ठीक है, इस चीज को खास ध्यान रखेंगे। तो जहां पे सांस्कृतिक मूल्य और समग्र आर्थिक स्थिति की बात होगी, वो आपका माइक्रो हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 ऐसे चीजें हैं, ठीक है, इकोलॉजिकल मॉडल्स हैं, ठीक है, इसके 4 स्तर हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी इसका आप लोगों को मैं एक जो क्लास अभी स्टार्ट किया है आधे घंटे का, ठीक है, उसमें ये सारी चीजें मिलेंगी एक्सप्लेन करके। मैं अलग से भी आप लोगों को चर्चा करूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको वहां पर बताऊंगा आप सभी लोगों से, ठीक है, चर्चा करूंगा आप सबसे। आगे हम बात करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि स्वास्थ्य असमानता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्पष्टीकरण आर्थिक कारकों की भूमिका पर स्वास्थ्य पर सामाजिक ढाल का श्रेय देता है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न अच्छा है, और आपको मैं बता देता हूं यहाँ पे जो भौतिकवाद और संरचनावादी दृष्टिकोण है ना, ये स्वास्थ्य असमानताओं को लेकर स्पष्टीकरण आर्थिक कारकों को लेकर भूमिका पर स्वास्थ्य की एक सामाजिक ढाल का श्रेय देता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका 3rd वाला था, ठीक है, एक प्रकार से स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन की बात अगर जब कोई करता है या स्पष्टीकरण की कोई बात करता है, वो भी भौतिकवादी को लेकर, तो यही आपका सही जवाब हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका 1, ठीक है। इसमें आप लोगों को ध्यान रखना, हेल्थ इन इक्वालिटी की बात मैं कर रहा हूं आप लोगों से, ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करते हैं, एक और प्रश्न ले लेते हैं यहां पर, और ये प्रश्न हमारे सामने है, कह रहा है कि स्वास्थ्य असमानता के निम्नलिखित में से कौन सा स्पष्टीकरण विश्लेषण की इकाई के रूप में व्यक्ति का ध्यान केंद्रित करता है, चलती निर्धारण के रूप में असोच, लापरवाह या गैर जिम्मेदाराना व्यवहार या असावधान जीवन शैली पर बल देता है? ये कौन सा ऐसा होगा, यह आपको बताना है। ये भी अच्छा प्रश्न है ना, और मैं आशा करता हूं कि शायद आप लोग इसको सही जवाब भी देंगे कि स्पष्टीकरण विश्लेषण की इकाई के रूप में व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, ठीक है, ऐसा ये कौन सा होगा, ठीक है। तो ऐसे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए सांस्कृतिक और व्यवहार संबंधी जो अंतर है, ये बेसिकली जो है काफ़ी अच्छा इसका ऑप्शन माना जाएगा, ठीक है, इस प्रश्न का। अब जो सबसे ज़्यादा
यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँ तो सामाजिक, जो ऑप्शन नंबर बी है, ये भी आपको सही लग रहा होगा कि स्वास्थ्य असमानताओं के लिए निम्नलिखित में से स्पष्टीकरण का विश्लेषण कौन कर सकता है इकाई के रूप में। तो प्रकृति सामाजिक जब चयन होगा तब भी इकाई के रूप में ही किया जाता है ना, कि परिवार का आपने चयन किया है, किसी व्यक्ति का चयन किया तो एक यूनिट के रूप में किया है, तो ये भी हो सकता है। परंतु अगर मैं आपसे बात करूँ कि व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित की पर्टिकुलर में बात अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं उसको व्यवहार को रिप्रेजेंट कर देता है, इसलिए मैंने इस व्यवहार को चूज किया है। तो फिर उसके बाद सांस्कृतिक ऑटोमेटिक वहां पर सेलेक्ट हो जाता है, कल्चर। ठीक है, तो कल्चर एंड बिहेवियर जो डिफरेंस है, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, एक लास्ट प्रश्न ये है इस पीडीएफ का, उसके बाद मैं दूसरा पीडीएफ आप लोगों के सामने लेकर आता हूं। ठीक है, यहां पर अगर मैं इस प्रश्न के बारे में बात करूं तो यहां पर देखिए क्वेश्चन आपसे है कि आय असमानता के बारे में, जहां स्वास्थ्य के बीच संबंधों के लिए स्वास्थ्य चयन स्पष्टीकरण को संदर्भित करता है, तो डैश में कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए आपसे कह रहा है यहां पर कि लोग बीमार नहीं है क्योंकि गरीब है, बल्कि खराब स्वास्थ्य किसी आय को कम करता है। ठीक है, और किसी की कमाई की क्षमता को सीमित करता है। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर यही जवाब आपका सही हो जाएगा कि आय असमानता और स्वास्थ्य के बीच में संबंधों को लेकर स्वास्थ्य चयन और स्पष्टीकरण को संदर्भित करता है। तो लोग बीमार नहीं है क्योंकि वो गरीब हैं, बल्कि खराब स्वास्थ्य किसी की आय को कम करता है और किसी भी कमाई को जो है क्षमता को सीमित कर देता है। तो यही ऑप्शन ए वाला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी भी देख लेते हैं हम लोग, कि कह रहा है कि आय असमानता सामाजिक बंधनों को नष्ट करती है। ठीक है, सामाजिक, बताइए जरा, आय असमानता कहीं ना कहीं ऐसा कोई काम करती है? अगर आपके पास पैसे कम है तो क्या आप किसी से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दोगे? नहीं हो सकता ना ये, तो इसलिए यहीं पर गलत हो जाएगा ये। फिर उसके बाद कहता है आय असमानता परिणाम स्वरूप सबसे गरीब लोगों के बीच में अस्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सामाजिक और पर्यावरण की स्थिति में सुरक्षित आवास और अच्छे स्कूल आदि को कम निवेश करता है। बिल्कुल गलत है ये भी। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, सी भी गलत है, और ऑप्शन डी था इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, एक और प्रश्न है आपके सामने ये वाला, निम्नलिखित में से बताइए जरा सिद्धांत को नैतिक जॉन रॉल्स के सिद्धांत निष्पक्षता का न्याय को शामिल करता है। तो ये भी एक नाम है और आप भी इस प्रश्न का जवाब बता भी सकते हैं। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, तो आप जरा मुझे बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए, कि इसमें पूछा है कि नैतिक दार्शनिक जो जॉन रॉल्स का सिद्धांत है, इन्होंने निष्पक्षता के नियम को शामिल किया था। तो वह कौन सा ऐसा सिद्धांत था जिसमें इन्होंने शामिल किया था? तो देखिए, एक तो ये था ऑप्शन नंबर ए कि राजनीतिक भागीदारी के अधिकार की गारंटी सहित लोगों के समान बुनियादी की बात करता था, यानी एक प्रकार से पीपल इक्वल बेसिक, एक प्रकार से लिबर्टीज इंक्लूडिंग करता था यहाँ पर, है ना, ये चीज से ये गारंटीज इन द राइट पर्टिकुलर पार्टिसिपेशन की बात हम करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो प्रोवाइड, ये एक प्रकार से जो है स्वतंत्रता में आश्वासन देने की बात करता है। ठीक है, ऑप्शन बी भी आपका सही है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में कि समान अवसर को मजबूत बनाने की बात करता है ना, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी की बात करता हूं तो यहाँ पे जो है डी आपसे बोल रहा है। ऑप्शन ए देखिए यहाँ पे स्वतंत्रता और शासन हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका जो हो जाएगा ये समान अवसर का। ऑप्शन सी हो जाएगा उन लोगों के लिए असमानता को सीमित करना या कम लाभ उठाने की बात करना। ऑप्शन नंबर डी करता है ये सभी। तो यहाँ पे सभी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये जॉन रॉल्स ने ये सिद्धांत निष्पक्षता के न्याय में बताया था, ये 4 बातें यानी 3 बातें, तो ये सारे के सारे आपका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। ठीक है, और एक और प्रश्न है यहाँ पे, देखिए ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव अधिकारों के संदर्भ में स्वास्थ्य को ग्राउंडिंग करके स्वास्थ्य के लिए वैश्विक शासन में पुनर्निर्माण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। ठीक है, तो इस पीडीएफ का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये प्रश्न का सही जवाब अगर मैं आपसे बात करूं, प्रश्न को सिर्फ समझिए कि मानव अधिकार के संदर्भ में स्वास्थ्य के वैश्विक शासन में पुनर्निर्माण के लिए मार्गदर्शन कौन प्रदान करता है, तो आपको बता दूं वैश्विक शासन और फ्रेमवर्क कन्वेंशन। ठीक है, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन ग्लोबल हेल्थ, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला यहीं पर आपका सही माना जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये ग्लोबल हेल्थ जो है फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, जहाँ पे स्वास्थ्य के अधिकारों के आधार पर प्रस्तावित वैश्विक संधि की बात करता है। पानी, पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य, वातावरण, स्वास्थ्य की देखभाल, ठीक है, इत्यादि जैसी प्रतिक्रिया जो है वो इसमें इन्वॉल्व होती है। और वैश्विक स्वास्थ्य जो है इक्वेट, एक प्रकार से समानता की बात करना। ठीक है, एक प्रकार से कहीं ना कहीं समानता की बात करता ही है, तो इसलिए आप लोग को कहेंगे कि ऑप्शन नंबर ए वाला आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर ये हमारे सामने है कि समाज की संरचना पर प्रकाश डालने वाला निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम विचारक था? हर्बर्ट स्पेंसर था कि दुर्किम था कि पार्सन्स था कि गिन्सबर्ग था? ये इसका जवाब आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ तो हर्बर्ट स्पेंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा कि इसने समाज की संरचना पर प्रकाश डालने के लिए ये प्रथम विचारक इसको माना जाता है, हर्बर्ट स्पेंसर को। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग हर्बर्ट स्पेंसर का नाम। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो है गिन्सबर्ग के बारे में, थोड़ा सा आप लोग नया नाम देख रहे होंगे गिन्सबर्ग के बारे में। गिन्सबर्ग ने कहा था कि सामाजिक संरचना का एक ऐसा संबंध है जहाँ पे सामाजिक संगठन के प्रमुख या उसके जो भी रूप है या समूह की संस्थाओं या समितियों के प्रकारों में उसके स्वरूपों का हम निर्माण जब करते हैं तो ऐसी प्रतिक्रिया के बारे में सामाजिक संरचना होती है। ये इन्होंने बोला था गिन्सबर्ग ने। लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर का जो यहाँ पे जवाब आता है सबसे प्रथम विचारक के रूप में समाज की संरचना पर, यही नाम आता है ऑप्शन नंबर ए वाला आपका, हर्बर्ट स्पेंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर कि निम्न में से किसके अनुसार सामाजिक संरचना का संबंध सामाजिक गठन के प्रमुख रूप अर्थात अगर हम बात करें समूह संस्था और समितियों के प्रकारों तथा इन स्वरूपों का निर्माण करते हैं, ये निम्नलिखित में से कौन सी जहां सामाजिक संरचना के बारे में बात हो रही है, समूह को लेकर, संस्था को लेकर, समिति को लेकर और उनके स्वरूप का निर्माण को लेकर, ये स्टेटमेंट किस विद्वान ने दिया है? तो ऐसे में आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर गिसनबर्ग का नाम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यही करेक्ट जवाब हो जाएगा। किसका नाम आ जाएगा? गिसन। क्योंकि मैंने आपसे बोल दिया कि सामाजिक संरचना अंतःक्रियाशील एक प्रकार से जो है जहां सामाजिक संगठन का एक प्रमुख रूप है, जहां समूह, संस्था, समिति के प्रकारों के रूप में स्वरूपों का निर्माण करता है, यही गिसनबर्ग परिभाषा में बोलते हैं अपने। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा परिभाषा लिया है, अभी मैं आगे और भी कुछ फैक्ट लूंगा, उसके बारे में बताऊंगा भी। आगे अगर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किन विद्वान ने कहा कि सामाजिक संरचना में अंतःक्रियाशील सामाजिक तत्वों का ताना बाना है? सामाजिक तत्वों का ताना बाना का मतलब होता है कि सामाजिक नेटवर्क के रूप में, कि अगर एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मतलब इससे क्या है, बातचीत कर रहा है, विचार विमर्श कर रहा है या इससे संबंध है, तो एक कंपोनेंट के रूप में कोई एक थर्ड व्यक्ति है तो इस व्यक्ति से इससे संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नेटवर्क बन रहा है, सामाजिक ताना बाना बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सामाजिक ताना बाना या सामाजिक तत्वों का ताना बाना। और इसके विचारों में पर्यवेक्षक के ढंगों से विकास करने वाला उस विद्वान का नाम बताना है आप लोगों का। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर मेनहीम यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, तो मेनहीम ने कहा था कि सामाजिक संरचना अंतःक्रियाशील सामाजिक तत्वों का ताना बाना है जिसमें विचारकों और पर्यवेक्षक ढंगों का विकास हुआ है। तो यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे हम बात करते हैं टालकाट पार्सन्स। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टालकाट पार्सन्स के बारे में, सामाजिक संरचना के कितने प्रारूपों के बारे में इन्होंने उल्लेख किया है टालकाट पार्सन्स ने, तो आपको बताना है 1, 2, 3 या 4 या 5। अगर आप लोगों ने सुना होगा मेरा आज की क्लास आप लोगों ने, तो आपको याद आ गया होगा। अगर नहीं सुना है तो फिर तो भाई आपको उसको देखना चाहिए आज की क्लास में। बताएं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 का सही जवाब क्या होना चाहिए, बताएं। बता नहीं रहे हैं आप लोग भाई। इसने 4 प्रकार के बताए थे, इसने 4 प्रकार, और इसके 3 मैं सर आपने देखा नहीं, मैंने जवाब दे दिया। अच्छा कोई बात नहीं। ये बेसिकली 3 इनके महत्वपूर्ण पक्ष थे जहां पे मैंने बताया था व्यापारिक सौदे के बारे में बात किया था। ठीक है, व्यापारिक सौदे के बारे में बात किया था, मूल्य मैत्रिक के बारे में बात किया था, याद आ रहा है आप लोगों को? मैंने इसके बारे में थोड़ा सा टालकाट पार्सन्स के बारे में चर्चा किया था वहां पर, और व्यवहार की व्यवस्था को लेकर बात किया था। इसकी 3 ऐसे महत्वपूर्ण बातें थी वहां पर, लेकिन 4 सामाजिक संरचना के बारे में बात किया था। नंबर 1 आप नोट कर सकते हैं, सार्वजनिक सामाजिक मूल्य। ठीक है, सार्वजनिक सामाजिक मूल्य। नंबर 2 जो है प्रदत्त सामाजिक मूल्य, प्रदत्त सामाजिक मूल्य। नंबर 3 इसने कहा था कि विशिष्ट सामाजिक मूल्य। नंबर 4 उसने बोला था अर्जित सामाजिक मूल्य। तो कुछ है ही नहीं इसमें, सार्वभौमिकता है, प्रदत्त है, विशिष्ट है, अर्जित है, यही 4 टाइप है इसके। ये ध्यान रखिएगा टालकाट पार्सन्स के। निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार जो है स्पेन के सामाजिक संरचना के विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान श्रेणी के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो ये भी प्रश्न अच्छा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 5th के बारे में, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसके बारे में जान सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, अगर मैं बात करूं टालकाट पार्सन्स की बात होती है, तो इन्होंने जो है स्पेन के सामाजिक संरचना के विशिष्ट जो प्रदत्त का प्रतिमान था, अभी मैंने आपको 4 नाम बताए हैं।
ठीक है। तो एक सामाजिक था, एक विशिष्ट, एक संरचना पे था, एक विशिष्ट था, एक प्रदत्त का था, ऐसे प्रतिमानों के अंतर्गत आते हैं तो टालकाट पार्सन्स का ही नाम आता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी वाला करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, डी वाला आपका करेक्ट माना जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स वेबर ने, ठीक है, कंसेशियन चीनी सामाजिक संरचना का जो चित्र प्रस्तुत किया था वह निम्न में से किस श्रेणी में था। तो जो अभी मैंने आपको चार बताए हैं, देखिए यहाँ पे आ भी गया है चार, कि सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य था, प्रदत्त सामाजिक मूल्य था, विशिष्ट सामाजिक मूल्य था, अर्जित सामाजिक मूल्य था, ये था। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे प्रश्न पूछा है कि जहाँ पे चीनी सामाजिक संरचना में, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैक्स वेबर का भी नाम आ रहा है, कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो कौन सा था, ठीक है, वो कौन सा था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान से सुन लीजिए। पार्सन्स ने प्राचीन भारतीय और चीनी समाज को इस श्रेणी में प्रतिमान में रखा है। पार्सन्स ने किस श्रेणी में रखा है? चीनी को, भारत और चीनी समाज की श्रेणी किस श्रेणी में रखा है? विशिष्ट अर्जित में रखा है। ठीक है, याद रखिएगा, एक पहली बात ये। दूसरी बात, मैक्स वेबर ने इसे कहा कन्फ्यूशियन चीनी सामाजिक संरचना जो चित्र प्रस्तुत करती है और इस श्रेणी में आती है। तो भारत के बारे में तो कुछ नहीं बोला मैक्स वेबर ने, परंतु चीनी के बारे में इन्होंने बोल दिया था, इसलिए आप कह सकते हो मैक्स वेबर वाला जो है यहाँ पे स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 3 की तरफ रिप्रेजेंट हो रहा है, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो आप लोगों को शायद भली भांति तरीके से समझ में आ गई। शायद मैं आप लोगों का कमेंट सीन नहीं कर रहा हूँ, एक मिनट थोड़ा सा होल्ड रखिए, मैं आप लोगों के कमेंट भी सीन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं हो रही है? बताएं। हर एक देखो, यहाँ पे हर एक क्वेश्चंस को आप लोग क्या करें, नोट्स भी बनाते रहें, तभी आप लोगों को थोड़ा सा मजा भी आएगा, है ना, करने में भी। ठीक है, नोट्स भी बनाते रहें और अपनी कॉपी पर भी लिखते भी रहें साथ साथ में, है। हर एक फैक्ट मैं बता रहा हूँ जो उसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सामाजिक संस्था का तात्पर्य आपको बताना है कि सोशल इंस्टीट्यूट किसे कहते हैं, मीनिंग आपको बतानी है, और आप लोग मुझे कमेंट आप कर सकते हैं। ऑप्शन ए है आपका कि व्यक्ति और समूह का संगठन, ऑप्शन बी है सामाजिक संस्था का निर्धारण, ऑप्शन सी है नियमों की संरचना, ऑप्शन डी है अमूर्त व्यवस्था। आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस का। ठीक है, प्रदीप जी का जवाब आया है ऑप्शन सी, सोहन सर का जवाब आया है ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए, तो यहाँ अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, तो 7 जो यहाँ पे कहने का तात्पर्य बता रहे हैं कि नियमों की संरचना। देखो, जो सामाजिक संस्था का एक मीनिंग निकलेगा ना, वो व्यक्ति और समूह के संगठन से निकलता है। ठीक है, हाँ, नहीं, बी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सामाजिक संस्था बेसिकली संस्था समिति का एक अगर हम कहें एक अर्थ अगर हम अर्थ के रूप में बात करें तो एक आधारभूत अंतर माना जाता है। ऐसे में तो संस्थाएं वे कार्य प्रणाली होती हैं जिनमें व्यक्ति, समिति और संगठन अपने सदस्यों की पूर्ति करता है, तो वो समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। तो कार्य प्रणालियों और नियमों की व्यवस्था होने के कारण संस्थाएं अमूर्त हो जाती हैं। जैसे विवाह हो गया, उत्तराधिकार हो गया, परीक्षा प्रणाली हो गया, सामूहिक सौदेबाजी हो गया, प्रजातंत्र हो गया, इत्यादि संस्थाएं जो है एक प्रकार की इसका उदाहरण माना जाता है। तो यहाँ पे आप लोग ये बताएं मुझे कि सामाजिक संस्था का जो मीनिंग होता है वो व्यक्ति और समूह के संगठन से होता है, क्योंकि आकबर ने अपने परिभाषा में साफ शब्दों में ये भी बात बोला था कि सामाजिक संस्थाएं कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताएं होती हैं जो संतुष्टि और संगठित। अब संतुष्टि संगठित कहाँ हो सकता है? समूह और संगठन के माध्यम से हो सकता है, और वो स्थापित एक प्रणाली हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं एक प्रकार से सामाजिक संस्था। तो इसलिए आप लोग कहें यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को चुनाव करें तो यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि निम्न आपको बताना है कि निम्न में किस विद्वान के अनुसार एक संस्था अनेक जनरीतियों और रूढ़ियों का एक ऐसा संगठन है जो अनेक सामाजिक कार्य करता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं आपके सामने, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको पता होना चाहिए। हालांकि ग्रीन एक विद्वान हैं और इन्होंने कहा था कि एक संस्था अनेक जनरीतियाँ को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकवेज बोलते हैं। और अगर सबसे ज़्यादा कोई व्यक्ति अगर इसमें फेमस है तो कोई मुझे बताना चाहेगा जनरीतियाँ की अवधारणाओं में सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा व्यक्ति है? नृजाति, इसको शुद्ध हिंदी में कहा जाता है नृजातिता। कोई बताना चाहेगा मुझे? कोई भी व्यक्ति? नृजातिता, समनर, वेरी गुड, शाबाश, बहुत, हाँ, बहुत बढ़िया। जो नृजातिता का अवधारणा के बारे में बात आता है, समंदर का नाम आता है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर वो उस विद्वान का नाम तो है ही नहीं समंदर का, पहली बात तो ये है। अगर होता तो हमारा माइंड वहीं पे क्लिक होता, लेकिन ऐसे में आएगा ही भी नहीं समंदर का नाम, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था। कह रहा था कि रूढ़ियों का एक ऐसा संगठन जो अनेक समाज कार्य करता है, तो ऐसे में नृजातियाँ होती है। और इस तरीके की परिभाषा ऑप्शन नंबर डी में अगर आप देखें, ग्रीन का आती है परिभाषा, ग्रीन ऐसी परिभाषा को लेकर आते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सामाजिक समूह का तात्पर्य,
अब सामाजिक समूह का तात्पर्य, अब आप समझ लीजिए कि ग्रुप वर्क आप सब लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, और ग्रुप वर्क के साथ साथ और भी बहुत सारी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे जानकारी हो रही है। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो ऑप्शन ए आपसे कह रहा है कि किसी समूह में इकाइयों की संख्या, ऑप्शन बी कह रहा है कि सामाजिक अंतःकरण की प्रक्रिया, ऑप्शन सी कह रहा है आपके समूह का आदर्श के रूप में होना, ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का अगर मैं आप लोगों से चर्चा पर चर्चा करूं, तो समूह का जो तात्पर्य बनता है वो बनता है किसी समूह की इकाइयों की संख्या से, और यहाँ पे सही जवाब किसी का भी नहीं आया है, ठीक है। प्रदीप जी डी बता रहे हैं, गलत जवाब हो जाएगा। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। ऑप्शन नंबर 9 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट माना जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक यहाँ पे बात करते हैं, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताएं और आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। आप कमेंट करिए भाई ये कौन सा नाम है, हालांकि तुक्का भी मारेंगे आप लोग, ऐसे मैं बता देता हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा ग्रीन का ही नाम आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करेंगे तो ग्रीन ने ही समाजीकरण की प्रक्रिया बताया था, जहाँ पे बच्चा सांस्कृतिक विशेषताएं और आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करने की बात किया था। साथ ही साथ मैं अगर आपसे बात करूँ तो उसने कहा था कि एक संस्था अनेक जनरीतियों और रूढ़ियों का संगठन होता है, जहाँ पे अनेक सामाजिक कार्य किया जाता है, ठीक है। ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये भी परिभाषा ग्रीन महोदय की है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी को लगाएंगे सत्येंद्र सर, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है सोहन जी, आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और है हमारे सामने, यहाँ पे प्रश्न ये रहा हमारे सामने, ब्रूम का नाम आप लोगों ने अच्छी तरीके से पता होगा। ब्रूम तथा सेजनिक ने समाजीकरण को, अब देखो सोशलाइजेशन है, थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए, समाजीकरण के बारे में भी। निम्न में से कितने उद्देश्यों पर जो है उल्लेख किया गया है ब्रूम ने, ठीक है। ये भी परिभाषा एक प्रकार से आप इसको या समाजीकरण के परिभाषा के रूप में जान सकते हैं, या आपसे कह सकते हैं, है ना, ब्रूम की। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा यहाँ पे जवाब आप सबसे कि किसने इस चीज़ों को समाजीकरण को बारे में चर्चा पर चर्चा किया है, ब्रूम और जो है सेजनिक समाजीकरण को लेकर। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 4 टाइप थे इनके, जो बेसिकली थे इनके जो थे 4 टाइप के थे, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है, समाजीकरण में, ठीक है। ब्रूम का नाम 4 टाइप, ठीक है, 4 टाइप। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा समाजीकरण को लेकर, ठीक है। अब समाजीकरण में जैसे समाज के मूल्य, जनरीतियाँ, लोकाचार, आदर्श, सामाजिक उद्देश्य इत्यादि जैसे ऐसी प्रतिक्रियाओं पर जिक्र करने वाले अगर कोई व्यक्ति हैं तो उनका नाम ब्रूम और सेजनिक का नाम आता है समाजीकरण की प्रक्रिया। अब समाजीकरण का मतलब होता है कि भाई सामाजिक संपर्क के कारण ही व्यक्ति समाज में रीति रिवाज, प्रथा, मूल्य, विश्वास, संस्कृति, सामाजिक गुण को सीखता है और वह एक सामाजिक प्रणाली का दर्जा प्राप्त कर लेता है। तो हम उसको क्या बोल देते हैं, भाई ये लीजिए समाजीकरण की प्रतिक्रिया आ गई, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हम बोल देते हैं। अब इस प्रश्न का तो भाई मैंने कई बार आप लोगों से चर्चा किया है कि ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर करके किताब का नाम बताइए, और इस किताब पर मैंने बड़ी चर्चा भी किया और इस किताब को मैंने बता भी चुका हूँ आप लोगों से। जो मेरी 5 मिनट की क्लास की वीडियोस होती है मैंने उस पर यहाँ पर आप लोगों से चर्चा कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे जवाब भी आना शुरू हो चुका है। बेसिकली समाजीकरण का जो सिद्धांत लाया गया था, तो इस किताब में अगर मैं बात करूं, इस किताब से एक सिद्धांत आए थे। कोई बताना चाहेगा मुझे? अगर आपने यहाँ पे कूले का नाम दिया है प्रदीप जी, सोहन सर, तो आप मुझे बताएंगे कि यह कौन सा सिद्धांत था? टाइप कर दीजिए सोहन सर अगर पता है तो। वेरी गुड, शाबाश, इसी यही मैं जानना चाहता हूँ, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस किताब से ये सिद्धांत आया था, आत्म दर्पण का दर्शन का सिद्धांत। वेरी गुड, तो इस चीज का आप लोगों को खास कर ध्यान रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा को लेकर। अच्छा, आगे हम बात करते हैं, निम्न में से किस विद्वान का मानना है कि व्यक्ति ही समाज का निर्माता होता है जिसमें दिमाग और स्व होता है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को ना स्व की एक अवधारणा आ गई, ठीक है, व्यक्ति की स्व की अवधारणा आ गई। तो ऐसे क्वेश्चनों को अगर मैं आपसे बताऊं तो आप लोग यहाँ पे जो आई मी था, आई मी, और साथ ही माइंड एंड सेल्फ एंड सोसाइटी की बात हुई थी मिड के द्वारा, जॉर्ज मिड, ठीक है। ऑप्शन ए भी आया जवाब भाई, ठीक है, वेरी गुड प्रदीप जी। तो जॉर्ज मिड महोदय ने समाजीकरण के संबंध में अपने विचार दिया था कि माइंड सेल्फ सोसाइटी, क्या माइंड, जो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों से मैं चर्चा पर चर्चा करता हूँ, ठीक है, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी लाभदायक है ये सारी की सारी, ठीक है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। तो इस नामक एक किताब लिखा और इस किताब में मिड का कहना था कि समाज का निर्माता है व्यक्ति ही समाज का निर्माता है, ठीक है, याद रखेंगे, जिसमें दिमाग और स्वयं होता है,
जिसमें दिमाग और स्वयं होता है। तो इसलिए यह स्टेटमेंट आपका जॉर्ज मिड का नाम आ जाएगा। इसमें अगर कभी कभी पूछ लेता है कि व्यक्ति में आत्म चेतना का विकास को स्पष्ट करने के लिए मिड ने कौन से शब्दों का प्रयोग किया है। अगर कोई एक व्यक्ति है, जैसे आप अपने आप को रखिए और अपनी आत्म चेतना का विकास करना चाहते हैं, तो उसमें किन किन शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे उन्होंने दो शब्द बताए थे, एक था आई, एक था मी। आई का मतलब मैं, मी का मतलब मुझे। ऐसे सिद्धांत दिए थे जॉर्ज मिड ने। ये मेडिकल सोशल वर्क में कई बार प्रश्न पूछा भी गया है, मेडिकल सोशल वर्क में। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं कि निम्न में से किस विद्वान ने सामाजिकरण का मानसिक क्रियाओं का आधार समझाया है। ठीक है, तो किस विद्वान ने सामाजिकरण का मानसिक क्रियाओं का एक आधार समझाया है, वो विद्वान का नाम बताना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने। अगर मैं आपसे बताऊं तो आपने भली भांति तरीके से परिचित होंगे कि फ्रायड ने समाजीकरण के अपने सिद्धांतों को मानसिक क्रियाओं का आधार बताया था। पहली बात तो ये तो तय है 110%। आप जानते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप गूगल वगैरह करते हैं, एक हिमखंड बनकर आता है, इस तरीके से कुछ बना होता है हिमखंड। देखा आपने हिमखंड सिगमंड फ्रायड का? तो एक तरफ यहाँ पे लिखा होता है, एक तरफ लिखा होता है उसमें व्यवहार, मानव व्यवहारों को अधिकांश भागों में जो है अचेतन शक्तियाँ कितनी हैं, चेतन शक्तियाँ कितनी हैं और अवचेतन शक्तियाँ कितनी हैं, है ना। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा फिगर पे, या आपके किताब जरूर नहीं, गूगल पे ही आप लोग अपनी किताबों में भी देखा होगा सिगमंड फ्रायड के। तो उसमें अगर बात होता है कोई, तो मानसिक क्रियाओं के आधार पे समझने के लिए तो वहीं पर ये चीज़ें आ जाती हैं हमें। और साथ ही साथ वहाँ पे स को इन्होंने कह दिया इद, अहम, सुपर ईगो। इन 3 शब्दों को भी इसके बारे में जिक्र करने वाले एक विद्वान है, उनका नाम है सिगमंड फ्रायड। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। किसी बच्चे का कोई भी कमेंट आ भी नहीं रहा, देखो मैं ज्वाइन भी हूँ, उसके बावजूद भी आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, निम्न में से किस विद्वान के अनुसार सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य है सभी शक्तियों में से जिनके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। मैकाइवर पेज, सॉरी यहाँ पर पेज केवल लिखा हुआ है, यहाँ पे मैकाइवर लिख दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन में जो है रॉस का नाम है, ऑप्शन नंबर डी में आगबंड का नाम है। और ये इतना सरल प्रश्न है कि आप लोगों को आना चाहिए सतेंद्र जी, और आपने जवाब दिया है यहाँ पे 16 का ऑप्शन नंबर सी की तरफ। और अगर मैं आपसे बात करूँ तो सामाजिक नियंत्रण का मतलब है सभी शक्तियों से जिसमें समुदाय, और समुदाय में व्यक्ति एक ही बात करता है। सही जवाब आया है सतेंद्र जी। आप लोगों को बता दूं, जब कभी नाम आए मैरी रिचमंड का तो आपको आंख बंद करके केस वर्क में लगाना है। जब कभी नाम आए गेसल कोनफ्का का, ट्रेकर का नाम आए तो आंख बंद करके आपको लगाना है ग्रुप वर्क में। अगर जब कभी नाम आपका जो है मुर्रे जी रॉस का नाम आए, ठीक है, HY सिद्दीकी का नाम आए और रोथमैन का नाम आए तो आंख बंद करके समुदाय पर लगाना है। तो वहाँ पे समुदाय जरूर होगा। ठीक है, तो जब कभी समुदाय वगैरह आए तो इन सारे शब्दों के बारे में, 3 चीज़ों के बारे में ध्यान रखना होगा आप लोगों को। जैसे कि शायद यहाँ पे समुदाय जैसा शब्द रिलेट कर रहा था मुर्रे जी रॉस को, तो कहीं ना कहीं यह ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, आगबंड ने सोशल चेंज के बारे में बात किया है, ये आपको पता ही है। समाज जो है, मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है एक, यह स्टेटमेंट किस विद्वान ने कहा है। ठीक है, तो यह आपको पता होना चाहिए। नहीं पता आप लोगों को? चलो कोई बात, मैकाइवर पेज ने बोला था। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक और स्टेटमेंट, सोशल चेंज नामक एक पुस्तक के लेखक, बहुत सरल प्रश्न है, आंख बंद करके मैं सभी का जवाब जानना चाहूँगा। यहाँ पे सोहन सर का आया है भाई बी की तरफ। सतेंद्र जी कहाँ जा रहे हो आप? सी। देखिए सोशल चेंज की किताब सतेंद्र जी आप गलत कर गए हैं। ठीक है, टीना मैडम का भी ठीक है भाई, तनुजा मैडम ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे बहुत लोगों का देखो, आप सतेंद्र जी का डी की तरफ आ गए भाई। सतेंद्र जी बी आपका ही सही है, आगबंड 1922 में, ये इतनी फेमस किताब है, देखो सारे बच्चों को पता था। ठीक है, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला। 1922 में सोशल चेंज नामक की किताब लिखी, और मैंने कई बार चर्चा किया है आप लोगों से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी कभी इसका नाम आता तो मेरे दिमाग में इसकी किताब जरूर आ जाती है ना, हमेशा। निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार सामाजिक परिवर्तन ने हमारा जो है, सामाजिक परिवर्तन से हमारा तात्पर्य बताया जा रहा है, हमारा मीनिंग बताया जा रहा है कि केवल उन परिवर्तन से है जो सामाजिक संगठन से होते हैं, अर्थात समाज की संरचना और समाज के कार्यों से होता है। तो 4 ऑप्शन है, मैकाइवर, पेज एंड आगबंड और डेविस। ये भी विद्वान फेमस है काफ़ी, और अगर हम इसके बारे में चर्चा करें तो आपको पता होना चाहिए
इसके बारे में प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन को लेकर, सामाजिक परिवर्तन को लेकर, है ना। अच्छा प्रश्न है और आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, अगर हम डेविस के बारे में बात करें तो डेविस महोदय के बारे में बात होती है। तो डेविस महोदय ने खुद इस शब्दों के बारे में चर्चा किया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य यही होता है कि समाज के अधिकतर व्यक्ति इस प्रकार के कार्यों से संलग्न रहे कि उनके पूर्वजों से भिन्न होते हैं। तो ऐसी प्रतिक्रिया एक सामाजिक परिवर्तन को रिप्रेजेंट। परिवर्तन मतलब परिवर्तन क्या है? चेंज क्या है? चेंज अल्टरेशन है। अल्टरेशन मतलब क्या होता है? मोटिवेशन है, सॉरी मोटिवेशन नहीं, मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं भाई? परिवर्तन। और किसी भी वस्तु या विषय अथवा विचार के समय में अंतराल में उत्पन्न हुई जो भिन्नता होती है उसी को हम लोग परिवर्तन बोलते हैं। इसी चीज़ों को हम लोग परिवर्तन कहते हैं। और उसमें समाज जोड़ दीजिए तो हो गया सामाजिक परिवर्तन, ठीक है। अब समाज की परिभाषा तो आपको पता ही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं किन्हीं भी दो समाजों का इतिहास एक समान नहीं होता, ये बात तो सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई, ठीक है। और कभी भी दो समाजों की संस्कृति एक जैसी नहीं होती, ये भी बात ठीक है। और कोई भी एक व्यक्ति प्रतिरूप नहीं होता, ये भी बात। देखिए कितना अच्छा स्टेटमेंट है, आप लोग इसको मोटिवेशन में भी यूज कर सकते हैं ऐसे शब्दों का। तो देखिए आप लोग बताएं जरा, क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या होना चाहिए? तो आपको बता दो मैं, यहाँ पर बीरस्टीक का नाम आएगा, बीरस्टीड का नाम आएगा, यही करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी वाला, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, ठीक है। अगस्त काम्टे के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं 3 अवस्थाओं के बारे में। कल्पना करो, अच्छा कि आज ही मैंने एक क्लास में बताया भी था और कल आप ही लोगों में से किसी स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि सामाजिक परिवर्तन में अगस्त काम्टे के जो 3 अवस्थाएं थी उसके बारे में चर्चा किया था किसी बच्चे ने। तो मैं जानना चाहूँगा कि वो कौन कौन सी हैं, मतलब कौन कौन सी नहीं, आप बता दीजिए इतना ही कि कितनी हैं, 1 2 3 4 कितनी है, इतना ही बता दीजिए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 3rd की तरफ, और यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। वेरी गुड। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं, हाँ यही आपका 3 है, यही आपका ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3rd, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने प्रकार्यवाद को व्यक्तिवादी प्रकार कहा है? ये भी प्रश्न अच्छा है। किस विद्वान ने ऐसे शब्द को रिप्रेजेंट किया है कि जो प्रकारवाद, प्रकार का मतलब होता है फंक्शनलिज्म, है ना, प्रकारवाद का मतलब होता है फंक्शन। और ये समाज, जब आप समाज का अध्ययन करते हैं तो उसके अप्रोचेज में बेसिकली ये जाना जाता है, ठीक है। तो ऐसे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे व्यक्तिवाद प्रकारवाद कहा है, किस विद्वान ने ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेलिनोवस्की ने। किसने दिया है? मेलिनोवस्की ने दिया है। याद रखेंगे, मेलिनोवस्की ने संस्कृति का साधन माना है जिसके द्वारा मनुष्य अपने शारीरिक तथा मानसिक और अंतिम रूप में बौद्धिक अस्तित्व को बनाए रखने में सफल होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला करेक्ट है। इसकी क्लास की जो है PDF, आज जो मैंने आधे घंटे क्लास लिया था वो चीज़ें मैं अभी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी PDF दे दूंगा। उसमें थोड़ा सा जिक्र मैंने किया है, 7 जो है उसकी आधारभूत आवश्यकताओं के बारे में जिक्र किया था। शरीर, पोषण, सुरक्षा, स्वास्थ्य, प्रजनन, गति, शारीरिक आराम, वृद्धि, ऐसे 7 आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव की संस्कृतियों का निर्माण किया जाता है, ऐसी बात कहता था मेलिनोवस्की कहता था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस के अनुसार कहा गया है कि प्रकार्य वे अवलोकित परिणाम है जो कि सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल या सामंजस्य को बढ़ाते हैं? तो वह विद्वान के नाम बताने हैं जो प्रकार का मतलब एक प्रकार से वही है कि फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है एक प्रकार से कॉन्सेप्ट को, अवधारणाओं को, ठीक है। तो अवलोकित का परिणाम है जो कि सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल और सामंजस्य की बात करता है। सोहन सर कह रहे हैं कि सी होगा, प्रदीप जी कह रहे हैं बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं RK मर्टन का नाम, रॉबर्ट, ठीक है, RK मर्टन का नाम, तो यही करेक्ट जवाब हो जाएगा, RK मर्टन। RK मर्टन इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसका करेक्ट जवाब, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से प्रकार का मतलब आप समझिए फंक्शन को लेकर, ठीक है। संपूर्ण के अनुरक्षण, अब देखिए यही तो कीवर्ड्स है, अनुरक्षण नोट करिए, कल्याण को नोट कर लीजिए, बस अनुरक्षण और कल्याण के अंश में योगदान को परिभाषित किसने किया है, ठीक है। तो इससे में अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राउन का नाम, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा? अच्छा, ब्राउन वही ब्राउन है जिन्होंने प्रकारवाद को 2 भागों में डिवाइड किया था। एक का नाम रखा था यूनोमिया और दूसरे का नाम रखा था डायनोमिया, ठीक है। यही ब्राउन है, याद रखेंगे आप लोग। प्रकारवाद का जब इन्होंने कॉन्सेप्ट बता रहे थे तो इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया था। एक का नाम रखा था यूनो, ठीक है, यूनो मिया करके रखा था नाम,
और दूसरे का जो नाम रखा था ये ब्राउन ने, उसका नाम रखा था डायनोमिया। ठीक है, क्या नाम रखा था? डायनोमिया नाम रखा था। ठीक है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 24 लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके अनुसार प्रकट प्रकार्य वे होते हैं जो अभिष्ट और अभिज्ञात होते हैं, और अप्रकट प्रकार्य ना ही अभिष्ट होता है और ना ही अभिज्ञात होता है। ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि वह विद्वान का नाम बताना है कि प्रकार्य वो होते हैं जो अभिष्ट और अभिज्ञात होते हैं, और अप्रकट जो होते हैं ना ही वो अभिष्ट होते हैं ना ही वो अभिज्ञात होते हैं। प्रश्न अगर आप 2 बार पढ़ेंगे तो आप इसकी बातों से स्पष्ट हो जाएगा कि कहना क्या चाहता है। और बात रही ये स्टेटमेंट किसने कहा है, तो आप लोगों का जवाब अभी तक सही नहीं आया है। यहाँ पर जॉनसन का नाम आएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट मान लिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट मान लिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं, 9 प्रकार्यवाद की अवधारणा किस विद्वान ने दिया है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग देखे रहिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 9 प्रकार्यवाद की अवधारणा किस विद्वान का नाम आता है क्वेश्चन नंबर 25 में, तो इसका सही जवाब आया जाएगा, सतेंद्र जी का जवाब आया है, ऑप्शन नंबर सी, कोहन का नाम, यही करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोहन का नाम आता है यहाँ पे। कोहन महोदय ने 9 प्रकार्यवाद के बारे में चर्चा किया है। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि प्रकार्य और दुष्प्रकार की अवधारणा किस विद्वान ने दिया है, तो अगर यहाँ पे मैं आपसे बात करूँ क्वेश्चन नंबर 26 का, तो मेरियन जे लेवी ने दिया था प्रकार्य और दुष्प्रकार की अवधारणाओं के। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वी प्रकार्य की अवधारणा के बारे में, तो वी प्रकार की अवधारणा के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन में अगर देखा जाए तो वी प्रकार्यवाद, तो ये कहीं ना कहीं आगबन को भी रिप्रेजेंट करेगा जिसने सोशल चेंज के बारे में चर्चा किया था। तो ध्यान रखिएगा, बी प्रकार्यवाद आगबन, 9 प्रकार्यवाद कोहन, प्रकार्य और दुष्प्रकार की अवधारणा मेरियन एंड जे लेवी, यूनोमिया और डायनोमिया ब्राउन, और आवश्यकताओं के सिद्धांत मेलिनोवस्की, प्रकारात्मक आदेशक पार्सन्स का नाम आता है। ये कुछ पॉइंट थे जो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। चलिए यहाँ पे जरा मुझे बताइए, मैंने शायद आपको बता चुका हूँ, शायद ही नहीं पक्का बता चुका हूँ आप लोगों से, क्वेश्चन इसका गलत नहीं होना चाहिए। यूनोमिया और डायनोमिया की अवधारणा किस विद्वान ने दिया है? मर्टन, कोहन, पार्सन्स और ब्राउन। आप लोग को नाम बताना है यहाँ पे, फटाफट बताए। प्रदीप जी का जवाब आया है भाई सी की तरफ, और टीना मैडम का भी सी की तरफ आया है भाई। कोहन लगा रहे हैं भाई यहाँ पे सतेंद्र जी, कैसे सुन रहे हो आप लोग? ठीक है, यूनोमिया और डायनोमिया की बात अगर मैं करूँ तो ब्राउन का नाम मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ, यही आपका करेक्ट जवाब होना चाहिए। ठीक है भाई, कई बार बता भी चुका हूँ। प्रकारात्मक आदेशक का नाम भी मैंने बताया भाई, ये अवधारणा किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 29 पे आ गए हैं अब हम लोग। कमला मैडम, स्वाति मैडम, जरा इसका जवाब बताएं आप लोग 29 का, कि प्रकारात्मक आदेशक की अवधारणा किस विद्वान ने दिया है। तो क्वेश्चन का इसका सही जवाब पहला है आगबन, ऑप्शन बी है आपका ब्राउन, ऑप्शन सी है आपका कोहन, ऑप्शन डी है आपका पार्सन्स। क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब इसका अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे, पार्सन्स की तरफ, और मैंने अभी आप लोगों से बताया भी है। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग खासकर ध्यान रखें। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक टी पार्सन्स का पूरा नाम अगर बात किया जाए टालकाट पार्सन्स कहा जाता है। ठीक है भाई, टालकाट पार्सन्स कहा जाता है। और यथा प्रतिपादित सामाजिक क्रिया, अब देखिए सामाजिक क्रिया की प्रणाली, अगर मैं आपसे बताऊं, आज ही मैंने आधे घंटे की जो क्लास लिया था सोशल एक्शन पर सामाजिक पार्सन्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा मैंने किया था, वही सामाजिक क्रिया की प्रणाली में सामान्य सिद्धांत का भाग नहीं है, वही आपको बताना है इनमें से कौन सा भाग नहीं है सामाजिक क्रिया का। क्वेश्चन नंबर 30 का अगर मैं सही जवाब बताऊं आप लोगों से, तो क्रियाकर्ता स्थिति प्रणाली की एक प्रक्रिया है, यही गलत है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन सही है। ठीक है, ईगो एक भौतिक पदार्थ के रूप में ईगो को इन्होंने क्रिया का साधन दर्शाया था, ये बात सही है। और एक इंद्र जो है इंद्रिय अनुभविक का मतलब होता है इंद्रजनित सत्यों के बारे में। ठीक है, सत्यों के बारे में, भौतिक पदार्थों को लेकर एक ईगो में अननोन क्रिया के बारे में जिक्र किया, ये भी सत्य है। और भौतिक सामाजिक ऑलरेडी जब ऊपर आपने पढ़ लिया, तो ऑप्शन नंबर आप डी में देखिए यहाँ पे दिया भी है, और सांस्कृतिक रूप में वर्गीकरण किया, इसलिए आपका ये सारे के सारे प्रश्न था नहीं, यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, निम्न में से किसके अनुसार सांस्कृतिक व साधन है। देखिए मैं कितनी बार आप लोगों से बोला है इस बात को, अगर यही बात अगर आप लोग सुन लिए होंगे मेरी, तो आप लोग इसका जवाब दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 31 का, बाकी आप जवाब दिए, मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं, मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं, आप जवाब देंगे, मैं आगे पढ़ूंगा भी नहीं। यहाँ पे जवाब आ रहे हैं, प्रदीप जी का बी आ रहा है भाई, और भी बच्चे दीजिए जरा, फटाफट करिए जवाब प्रदीप जी का, और भी करिए। अरे एक से एक महारथी हो भाई। हाँ चलिए, कमला मैडम का भी आ गया, सोहन सर का भी आ गया। ठीक है ठीक है,
ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे जो सही जवाब आपने बताया है मुझे बी की तरफ बताया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से पढ़ते चलिए आप लोग। शीला मैडम का भी जवाब आ गया है ऑप्शन नंबर बी की तरफ, वेरी गुड। और यही मेलिनोवस्की का है। मैंने कई बार आप लोगों से बोला है कि वो है प्रकारवाद है, वो कहीं ना कहीं संस्कृतिकरण का साधन माना था, और ये बात कहा था मेलिनोवस्की। बाकी तो आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, इतना तो हमें पता ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने देखो ये भी प्रश्न अच्छा है। उद विकास, प्रसारवाद, ऐतिहासिकवाद के विरोध में अपने सांस्कृतिक प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। ठीक है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन नंबर 32, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ मेलिनोवस्की यहाँ पर भी इसका सही जवाब हो जाएगा। मेलिनोवस्की का ही यहाँ पर सही जवाब है। उद्विकास, प्रसारवाद, ऐतिहासिकवाद, विरोध और सांस्कृतिक प्रकार की अवधारणा को प्रतिपादित करने वाला व्यक्ति है जो वही है। अच्छा, सांस्कृतिक, अगर देखो ये तो सांस्कृतिक प्रकार ये मिलता है तो आप मेलिनोवस्की को लगा देते हो आंख बंद करके, बात ठीक है। ये सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब कभी संस्कृति प्रकार मिले ना, बस मेलिनोवस्की को लगाओ। अगर कहीं आपसे पूछ ले सांस्कृतिक सिद्धांत तो क्या लगाओगे, आप बताइए। अगर कहीं पूछ लेता है सांस्कृतिक सिद्धांत तो फिर किसका नाम लगाओगे, किसका नाम लगाओगे? लेव वाइगोत्स्की का नाम लगाओगे कि लॉरेंस कोहलबर्ग का नाम लगाओगे? बताएं। दो ऑप्शन दिया, आप दोनों में से 50-50 नहीं कर पाते हो आप लोग। हाँ बताएं भाई। लेव वाइगोत्स्की का नाम लगाना, लेव वाइगोत्स्की का नाम लगाना, लेव वाइगोत्स्की। मैंने कितनी बार आप लोगों से बोला है, ठीक है, सांस्कृतिक का सिद्धांत, ठीक है, लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। द डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी नामक पुस्तक किसके लेखक, मतलब इसके रचयिता कौन है, बताइए फटाफट बताइए। स्पेंसर है, बेबर है, दुर्खिम है, पार्सन्स है, बताएं। आपको पता होना चाहिए। मैंने आज ही आधे घंटे क्लास में बताया था, एक प्रथम खंड एक द्वितीय खंड, है ना। प्रदीप जी के जवाब आया भाई ऑप्शन नंबर बी की तरफ। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, आपने वीडियो नहीं देखा है, उसको देखिए। टीना मैडम ने देखा है, आशीष सर ने भी देखा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब दुर्खिम इज द राइट आंसर हो जाएगा, वेरी गुड। तो ध्यान रखिएगा, दुर्खिम बहुत ही फेमस विद्वान है, इससे काफ़ी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसका नाम पता होना चाहिए कि द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी और द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड प्रकार। अच्छा, और भी किताबें हैं, आत्महत्या वगैरह भी है, समझिए, उसमें आप देख लेना। बट यहाँ पे जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैं आप लोगों से चर्चा करता हूँ आप लोगों से। आगे अगर हम बात करते हैं द रूल्स, अच्छा देखिए यहाँ पे किताब में भी ऑलरेडी मिल गया, क्वेश्चन भी, द रूल्स ऑफ, हाँ डी, वेरी गुड। यहाँ पे दुर्खिम इज द राइट आंसर हो जाएगा, शाबाश, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को बस प्रश्न पढ़ो, जुबान पे आंसर, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं होना चाहिए, आप लोगों के मन में आना ही नहीं चाहिए ऑप्शन। आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किसने समाज को जीवधारी भांति माना है, जीवधारी की भांति माना है, किसने समाज को जीवधारी की भांति माना है। ऐसे अगर प्रश्न बन जाते हैं, 4 ऑप्शन आ जाते हैं। अच्छा, मैं जो है आप लोगों से अभी उन चीज़ों पर भी आऊँगा, आप टेंशन ना लगे। ये भी समाज कार्य का ही कुछ ऐसे शब्द हैं जो यूज़ किए जाते हैं सोशल वर्क में, ठीक है। यूनिट नंबर 7 के ही है, लेकिन यूनिट नंबर 7 के ही सारे क्वेश्चन है, ठीक है, यूनिट नंबर 7 के ही क्वेश्चन है सारे के सारे हैं। यहाँ पे अगर समाज को एक जीवधारी भांति माना है तो इस्माइल दुर्खिम ने माना है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इस्माइल दुर्खिम ने माना था, ठीक है, इस्माइल दुर्खिम ने माना था। निम्नलिखित में से किसने मूल्यमय तक, देखिए अब इस प्रश्न को तो मैं नहीं बताऊंगा भाई, कितनी बार बोलूँगा बताइए, आप लोग बताइए मुझे, मैं कितनी बार इसके बारे में बोलूँ। मूल्यमैतिक, व्यापारिक सौदे, व्यापार और समाज की व्यवस्था, बताए। टीना मैडम का आ रहा है भाई बी, वेरी गुड वेरी गुड, बी आ रहा है, बी ए के जॉनसन का। टीना जी फिर से पढ़ो, मूल्यमैतिक का नाम, मूल्यमैतिक का नाम भाई किसका नाम। क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब होना चाहिए डी, टी पार्सन्स होना चाहिए। आंसू का सही जवाब आया, वेरी गुड। सोहन सर का भी जवाब आ गया सही, टी पार्सन्स का नाम आता है। ये 3 चीज़ें मैं कितनी बार आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग ध्यान ही नहीं देते हो। ध्यान दिया करो भाई, नहीं ध्यान दोगे तो मज़ा कैसे आएगा पढ़ाई में, है। निम्नलिखित में से किसने प्रतिस्पर्धा को परिवर्तित के रूप में संघर्ष कहा। देखो संघर्ष बेसिकली क्या होता है, संघर्ष ज़्यादातर अगर जो फेमस की बात आती है तो कार्ल मार्क्स का आता है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा मैं बात समझाना चाहूँगा आप लोगों को, समझिए मेरी बात को। जानते हैं, संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति और समूह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने विरोधी को हिंसा या धमकी देकर करता है, उसे संघर्ष कहते हैं। या तो एक बात ये बोल सकते हो आप लोग, या तो आप ये कह लीजिए कि संघर्ष सहयोग से एक क्रॉस पर कटती है, या एक प्रकार से एक क्रॉस पर काटता है, या आप ये बोल लीजिए, या आप ये कह लीजिए कि प्रतिस्पर्धा के परिवर्तित रूप का संघर्ष कहा जाता है। और ये बात किस विद्वान ने कहा है, तो डेविस ने कहा है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए,
करेक्ट जवाब हो जाएगा, डेविस ने ये ऐसी परिभाषा बोली है। ठीक है, संघर्ष में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो संघर्ष को ही द्वंद्वात्मक बोला जाता है। जब कभी इसके सिद्धांतों के बारे में बात आए तो आप ध्यान देना, कम्युनिस्ट एक मैनिफेस्टो किताब लिखी थी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की, और वो जब किताब कार्ल मार्क्स ने लिखा था तो वहाँ पर इसने जिक्र किया था। ठीक है, उसने यहाँ पर वर्ग संघर्ष का जिक्र किया था कि इतिहास को समझने की कुंजी मानता था। तो जब वहाँ उन्होंने जिक्र किया तो द्वंद्वात्मक सिद्धांत का नाम दे दिया था। तो द्वंद्व और संघर्ष दोनों चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। तो जब कभी संघर्ष पूछे या द्वंद्वात्मक पूछे तब भी कार्ल मार्क्स का ही नाम लगाना, लेकिन जब कभी प्रतिस्पर्धा को परिवर्तन का रूप दे रहा है तो वो डेविस का नाम लेना। यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, डेविस। और यहाँ पे बात करें निम्नलिखित में से किसके अनुसार संघर्ष सहयोग, अच्छा ये किंग्सले डेविस है। ठीक है, ऑप्शन बी जो था वो किंग्सले डेविस था। अगर किसके अनुसार जो है संघर्ष सहयोग के एक क्रॉस पर काटती है। अच्छा अभी मैंने आपको बताया भी है क्रॉस पर काटती है, और क्रॉस पर काटती है तो ये स्टेटमेंट था, ये कोटेशन था ये। तो अगर मैं बताऊं आपको, मैकाइबर एंड पेज का जवाब सही था। सर मैंने क्लास आज से ही स्टार्ट की है, मुझे कुछ नहीं आता है। कोई बात नहीं शीला मैडम, आप ध्यान से बस इस पर फोकस करें क्वेश्चनों पर, और अपने कॉपी पर भी नोट बनाते रहें। ठीक है, अभी मैं वीडियो को अपलोड कर दूंगा, आप उसको देखना, एक बार और देख लेना, उसकी जो है स्पीड कम कर लेना, थोड़ा मैं फास्ट बोल रहा हूँ जी सर। आप उसकी स्पीड कम कर लेना। ओके। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं क्रॉस के बारे में, तो ये क्वेश्चन नंबर 38 अगर जब कभी क्रॉस की बात कर रहा हो तो इसमें आपको सही जवाब आपको देना पड़ेगा मैकाइबर का नाम, और यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे अगर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किसने जीवन जीने के प्रश्न है आपके सामने 39 कि निम्नलिखित में से किसने जीवन जीने के साधनों में कमी को संघर्ष का एक मुख्यतः कारण माना था। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें यहाँ पर 39 के बारे में, स्टेटमेंट आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, माल्थस का नाम आता है। माल्थस की एक किताब है, कोई मुझे बता दे बस, माल्थस एक किताब बता दे उनका, माल्थस कोई भी व्यक्ति, पॉपुलेशन बताए, सही है? अरे हाँ पॉपुलेशन है सर, सही है। माल्थस थ्योरी भी है सर, वेरी गुड, हाँ पॉपुलेशन, हाँ तो माल्थस का जो माल्थस जो है बल्कि उसको जननांकीय पिता कहा जाता है। उन्होंने वो अपना स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, अभी आज हमें 50 क्वेश्चन करने हैं, 50 करके फिर उसके बाद हम लोग आज बंद करेंगे, फिर आगे करेंगे कल। निम्न में से किसके अनुसार जो है बलशाली और जीवित का सिद्धांत संघर्ष का मुख्य कारण माना गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है आपके सामने 40, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डार्विन ने कहा था। आगे अगर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किसने संघर्ष को दो प्रकार में बांटा। देखो ध्यान रखिएगा, एक बाह्य संघर्ष होता है, एक बाह्य संघर्ष होता है, एक बाह्य होता है, एक आंतरिक होता है। ध्यान रखिए, संघर्ष के जो प्रकार थे, एक बाह्य के रूप में और एक आंतरिक के रूप में जो डिवाइड करने वाला व्यक्ति है, उसका नाम अगर आपको जानना है तो आप इसका करेक्ट जवाब क्या बताएं। ध्यान रहे यहाँ पर कोजर का नाम, किसका नाम ध्यान रहे, कोजर का नाम ध्यान रहे, कोजर महोदय का। कोजर ने संघर्ष को दो प्रकार और भी बताए थे। इन्होंने एक बार ये भी कहा था कोजर ने कि यथार्थवादी भी होता है और अयथार्थवादी होता है। यथार्थवादी को कहा था आंतरिक और अयथार्थवादी को बोला था बाह्य। तो आप ध्यान रखेंगे इसका नाम भी, कभी कभी ये भी प्रश्न बन जाता है। और आगे अगर हम बात करते हैं सीमेन और कोजर दोनों मिलकर, मतलब दोनों मिलकर दिए, एक नाम है सीमेल नाम है, ठीक है, सीमेल नाम है, और प्लस कोजर का नाम तो देख ही लिया आप लोगों ने। तो इन दोनों ने मिलकर दिया था संघर्ष के दो प्रकार, कहा था कि एक वास्तविक होता है संघर्ष, एक होता है अवास्तविक संघर्ष, दो संघर्ष होते हैं, इस तरीके से उन्होंने बताया। एक किंग्सले डेविस महोदय हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है किंग्सले डेविस के बारे में। इसने दो प्रकार के बताए संघर्ष, एक को बोला आंशिक संघर्ष होता है और एक को बोला इसने पूर्ण संघर्ष होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे हम लोग। मैकाइवर एंड पेज के बारे में बात करें तो इसने भी बोला संघर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष संघर्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष संघर्ष। ठीक है, तो ऐसे संघर्षों के बारे में भी थोड़ा सा हमें जानना जरूरी है। गिलिन और गिलिन की परिभाषा में संघर्ष कितने प्रकार के बताए गए थे गिलिन और गिलिन के अकॉर्डिंग, तो मैं आपसे बताऊंगा कि संघर्ष 5 प्रकार के बताए गए थे, उसमें गिलिन ने बताया था। और 5 संघर्ष कौन कौन से थे? एक था वैयक्तिक, लिखना है तो लिख लीजिए, एक था वैयक्तिक, दूसरा था उसका वर्ग, तीसरा था अंतर्राष्ट्रीय, चौथा था प्रजाति, पांचवा था राजनीतिक। तो ये 5 टाइप के इसने जो है संघर्ष गिलिन और गिलिन ने बताए थे, तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सीमेल ने जो है संघर्ष के कितने प्रकार बताए, अभी देखो मैंने बताया ना सीमेल और क्या नाम था उसका, देखो नहीं कोजर था, लेकिन उस वहाँ पे कोजर था। ध्यान सुनिए क्वेश्चन, अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे पूछा गया केवल सीमेन, कोजर का नाम होता तो 2 बार करते हैं आप, ठीक है, तो अब 2 बार बोलते हैं, लेकिन सीमेन का संघर्ष के साथ कितने स्वरूप दिए हैं, तो इसमें बेसिकली 4 थे, 4 टाइप थे। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, जब कोजर का नाम आता तब 2 लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 4 टाइप होता है। तो एक युद्ध होगा, ठीक है, नोट करिएगा, युद्ध, दूसरा कलह, कलह का मतलब समझते हो ना, नहीं समझते,
कला, समझा करो यार तुम लोग। तीसरा है आपका जो है मुकदमेबाजी, मुकदमेबाजी, ठीक है। पांचवा आपका है अवैयक्तिक आदर्शों के नियम का कारण, ठीक है। आप अवैयक्तिक नियम का कारण लिख दो बस, नियम का कारण आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये 43 हो जाएगा, इसका आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए कि किसने कहा है कि पूंजी वह धन है जिसमें श्रमिक और शोषक का उपयोग करने जो है शोषक करने का उपयोग में जो है लाया जाता है। देखो मैंने आपको बताया था, हाँ शाबाश, देखो यहाँ पे इन्होंने पकड़ लिया सत्येंद्र जी ने। ऐसे प्रश्नों को पकड़ा जाता है, मैंने आप लोगों से कई बार भी बताया भी है कि जब एक उसमें कहा गया जो है शोषण वर्ग और एक बताया गया शोषक वर्ग है, और इस तरीके की बात करने वाला कोई व्यक्ति है तो कार्ल मार्क्स है, ठीक है। आज आधे घंटे वाली क्लास में मैंने इस पर चर्चा किया भी है, थोड़ा सा बताया भी है शायद। निम्नलिखित में से श्रमिक वर्ग, देखो अब श्रमिक वर्ग का अस्थायी रूप में पूंजीवाद वर्ग किसने जन्मदाता है? पूंजीवाद का जन्मदाता कौन है? आपको पता होना चाहिए भाई, बिल्कुल पता होना चाहिए क्वेश्चन, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स, वेरी गुड। आगे अगर बात करते हैं टीना मैम, आशु जी, प्रदीप जी का जवाब भी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से क्या किसका संघर्ष सिद्धांत मूलतः सत्ता के संबंधों पर आधारित है? सत्ता का मतलब जानते हो आप लोग? सत्ता का मतलब होता है अधिकार, ठीक है कोमल जी। सत्ता का मतलब क्या होता है? अधिकार। तो ये अगर हम बात करते हैं संघर्ष का सिद्धांत में सत्ता की बात, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे नहीं, डेरनडार्फ, ध्यान से सुनिएगा, नोट करिएगा एक लाइन। डेरनडार्फ का संघर्ष का सिद्धांत मूलतः सत्ता के संबंधों पर आधारित था और सत्ता संरचनात्मक पर या संरचना जो प्रत्येक सामाजिक संगठन का एक अभिन्न भाग माना गया और अनिवार्य रूप से स्वार्थ समूह को संगठित करती थी, उन्हें निश्चित स्वरूप प्रदान करती थी, ये डेरनडार्फ बोलता था सत्ता को लेकर। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे डेरनडार्फ का नाम, ठीक, इसका भी संघर्ष का सिद्धांत है, ठीक है ना। तो बस सत्ता जब कभी नाम आए तो डेरनडार्फ का नाम लगा देना आप लोग, ठीक है। अभी देखो मैंने आपसे बात भी किया है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, अच्छा नहीं, यहाँ पे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये है जो है कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, ठीक है। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, सोशियोलॉजी टूवर्ड्स अर्न एंड एक्सपेरिमेंटली, है ना, यही ना। आप बताए जरा इसकी साइंस नामक की पुस्तक के लेखक कौन है? इस किताब के जो है लेखक कौन है? अच्छा प्रश्न है आपके सामने 47 नंबर का। इसका सही जवाब अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो कलिंस इसका नाम है। कलिंस एक विद्वान है, या एक विद्वान का नाम है कलिंस, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इसी का है, ठीक है। कलिंस ने अमेरिकन समाजशास्त्री है, इसका पूरा नाम है रेनाल्ड कलिंस, और इसका कन्फ्लिक्ट से जो है सोशियोलॉजी टूवर्ड्स एंड एक्सप्लेनेटरी साइंस में इसने संघर्ष सिद्धांत संबंधी अपने विचार को व्यक्त किया था। और कलिंस ने कहा था कि परंपरागत रूप से द्वंद्वात्मक संघर्षवादी सिद्धांत को नहीं मानने वाला व्यक्ति था ये दर्शन बहुत बड़े बड़े थे, ठीक है। बट आप जो मैं फैक्ट के रूप में आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं सबके सभी लोग, ठीक है। तो इसका नाम था जो है रेंडाल कलिंस था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसने कहता था कि मनुष्यों को सामाजिकता का गुण पाया जाता है। मनुष्यों में क्या पाया जाता है? मनुष्यों में सामाजिकता का गुण पाए जाते हैं। और भाई मनुष्य में नहीं पाए जाएंगे तो किस में पाए जाएंगे, है ना। हालांकि ये तो सिंपल है, हम लोग समझ जाते हैं, परंतु ये बात अगर कहने वाला कोई विद्वान है तो ये कलिंस ही है, ठीक है, कि मनुष्यों में जो सामाजिक गुण पाए जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन स्रोत जो है शक्ति का आधार मानते हैं? कौन ऐसे शक्ति का आधार मानते हैं? तो शक्ति और सत्ता, शक्ति और सत्ता, बताइए। शक्ति तो आ गया, सत्ता तो अभी पढ़ चुके हो, तो शक्ति सत्ता कौन मानता है? बताएं आप लोग। शक्ति और सत्ता 48 का सही जवाब यहाँ पे देखिए कलिंस का नाम आएगा, है ना। देखिए सत्ता के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे बात होती है सत्ता के बारे में तो डेरेनडार्फ का नाम आता है, लेकिन शक्ति की बात अगर आती है तो कलिंस का नाम आता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे स्रोतों के नाम में। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49, 50 तक करेंगे आज, ठीक है। और निम्नलिखित में से किसने संरचनात्मक भाषा विकास को विस्तारित किया है? तो संरचनात्मक भाषा, ठीक है, संरचनात्मक भाषा क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 49। तो संरचनात्मक भाषा जो भाषा है वो सौसर का है। किसका है? सौसर का है, ठीक है। याद रखिए नए नए नाम आज आप लोग आज देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कहाँ कहाँ से नाम आ रहे हैं। इसका पूरा नाम है FD सौसर, इसका पूरा नाम है FD सौसर। और सौसर कहता था प्रत्येक भाषा की एक व्याकरण होती है जो भाषा की बोली से भिन्न होती है, और भाषा एक अमूर्त व्यवस्था है जिसमें स्वर और वचन होते हैं, और स्वर में अनेक तत्व होते हैं जिसमें पारस्परिक संबंधों का निर्धारण होता है। तो स्वर और भाषा के बारे में अगर कोई व्यक्ति बात करता है ना तो HD सौसर करता है, HD सौसर, अरे यार HD बार बार बोल रहा हूँ, FD सौसर,
है ना, लिख लीजिए FD, FD है ना, FD, ठीक है, FD फिक्स डिपॉजिट नहीं, ठीक है ना, ऐसे मत समझ लेना आप लोग, इसका नाम कुछ और है, FD, ठीक है, माइंड से क्लिक हो रहा है, पीटर करके कुछ है, लेकिन चलो इसको बाद में बता देंगे, पूरा नाम छोड़ो, ठीक है, बाकी ऐसे ध्यान रखिएगा FD। अब यहाँ पे मैच करना है आप लोगों को, फटाफट मैच करना है इस क्वेश्चन को। अगर आप मैच करेंगे तो कैसे मैच करेंगे, देखिए अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर में, तो आप देखिए यहाँ पे जो मानव स्वभाव मूलतः ना तो बुरा है ना तो अच्छा है, ऐसी बात कहने वाला कोई व्यक्ति अगर है तो कौन है, कौन है भाई, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो आप ध्यान रखेंगे सभी लोग, ये कार्ल मार्क्स है। अगर हम बात करें मनुष्यों के विश्व के बारे में इतनी अधिक समझ प्राप्त कर लेती है और प्रकृति को अभी रहस्यमय समझा जा सकता है, रहस्यमय समझा जाना समाप्त हो गया है, तो ऐसी स्टेटमेंट की बात करने वाला रहस्यमयी व्यक्ति है, बहुत कम आता है, लेकिन जब भी आता है नौकरशाही के साथ आता है। मैक्स वेबर काफ़ी ये भी परिचित है, ऑप्शन में आता है ज़रूर कंफ्यूज करने के लिए लोग, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये लो लेवल पे कार्ल मार्क्स जितना नहीं आता जितना कार्ल मार्क्स आते हैं, ठीक है, ठीक है। दुर्खिम उतना भी नहीं, दुर्खिम भी हाई लेवल पर है, ठीक है, टालकट पार्सन्स भी हाई लेवल पर है, ठीक है। मनुष्य असीमित जो है असीमित इच्छाओं वाले प्राणी होते हैं, ठीक है, मनुष्य, ऐसा स्टेटमेंट कहने वाला व्यक्ति है इस्माइल दुर्खिम, ठीक है। और मनुष्य पूर्व निर्धारित विशेष नैसर्गिक गुणों के साथ पैदा नहीं होते हैं जैसे कि दूसरे प्राणी होते हैं। बात तो ठीक है भाई, ये बात कौन बचा है, टालकट पार्सन्स, चलो आ जाओ टालकट पार्सन्स में। अगर नैसर्गिक के बारे में केवल बात करता है, केवल नैसर्गिक के बारे में बात करता तो आप नाम लगाते सिगमंड फ्रायड का, लेकिन यहाँ पर विशेष नैसर्गिक गुणों के साथ पैदा नहीं होते हैं जैसे कि दूसरे प्राणी होते हैं, इस तरीके का स्टेटमेंट आता है तो टालकट पार्सन्स का नाम आता है, ठीक है, याद रखना। केवल नैसर्गिक होता तो मैं कहता सिगमंड फ्रायड का नाम लगाते हैं आप लोग, ठीक है, सिगमंड फ्रायड। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन में, अगर आप देखिए पहले का दूसरा किससे मैच कर रहा है, पहले का दूसरा इसमें भी है, इसमें भी है, फिर दूसरे का चौथा में, दूसरे जो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रदीप जी का जवाब आया, टीना जी का जवाब आया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग फिर इसी समय इसी पर बचे हुए क्वेश्चंस और भी हैं उसको हम लोग करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग यूनिट नंबर 8 ले लेंगे क्वेश्चन, ठीक है, यूनिट नंबर 8 हम लोग ले लेंगे। 6 बजे भी क्लास होगी कल मध्य प्रदेश की, ठीक है, उसमें भी कल प्रैक्टिस चलेगी, ठीक है।